हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जो पढ़ना है क्या अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड साथ ही साथ हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी आज स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट का मतलब सिंपल समझ लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कंसेप्ट, या फिर इसको कई लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को आज पढ़ना है बेसिकली। जैसे आप सभी को मैंने बताया था, जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओके, उन्हीं को प्रिंसिपल बोलो या फिर कंसेप्ट बोलो, है ना, दीज आर। और जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन में। नाउ व्हाट इज कंसेप्ट्स एंड व्हाट इज कन्वेंशन? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखो यहाँ दे रखा है, जितने भी प्रिंसिपल मतलब होता क्या है, मैं आपको सिंपल से बता दूँ अपने लैंग्वेज में कि प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड, एक रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स है, उन सारे रूल्स को इकट्ठा किया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर हमें गांधी जी के सिद्धांतों पे चलना है तो गांधी जी के बातों को मानना पड़ेगा। जैसे वो कहते थे हिंसा, जो अहिंसा का रास्ता अपनाइए, या फिर बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, वो सब चीज़ें जो कंसेप्ट उनके, उन्हें फॉलो करोगे तभी तुम गांधी जी के को फॉलो कर पाओगे, गांधी जी को फॉलो कर पाओगे, दैट मीन्स उनके पद चिन्हों पे चल पाओगे। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, अगर तुम अकाउंटेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे अकाउंटेंट, और तुम्हें अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए आप। अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तभी आप एक अकाउंटिंग कर सकते हो, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। ये जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था, आज फिर से कवर कर लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि अगर सपोज करो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये मान के चलो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, ये कंसेप्ट क्यों बताया? ये कंसेप्ट इसलिए बताया गया ताकि जब आप अकाउंटिंग करो तो आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन और आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन आपस में मैच ना हो। क्योंकि अगर दोनों अगर मैच हो गए ना, आपके ट्रांजेक्शन्स और आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन, दोनों अपने पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर अगर क्या हो गया, मैच करेंगे, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, जरा समझिएगा। क्या, तो आपको सही प्रॉफिट पता नहीं चलेगी। अगर आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो आपको सही प्रॉफिट नहीं पता चले। ताकि आपको सही प्रॉफिट पता चल सके, आपको बिजनेस की सही पोजीशन पता चले, इसलिए जरूरी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो दैट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं। आगे बढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हम उन्हीं बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे जो फ्यूचर में भी चलेगी। दैट मीन्स that will continue, बिजनेस हम उसी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे which will continue as long as possible। अगर तुमने सोच रखा है नहीं यार मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, चलो अच्छा ठीक है, कोविड है, चलो इसमें मास्क की बड़ी डिमांड है, चलो ये मास्क का बिजनेस कर लेता हूँ, 6 महीना 7 महीना इसका बिजनेस कर लेता हूँ, या कल को इस चीज की डिमांड होगी, उस चीज का बिजनेस कर लेता हूँ। दैट मीन्स कहने का, अगर तुम अगर 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना का कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर सिर्फ इसी साल बिजनेस करोगे, अगले साल इसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसकी अकाउंटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं फिर, बिकॉज आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? हालांकि इसको हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े थे अकाउंटिंग के। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। एज एन अकाउंटेंट, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करूंगा जिसमें मनी या मनी वर्थ कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व हो। अगर मनी नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ मनी। अकाउंटिंग क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ मनी है। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज कॉस्ट कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब समझ ही रहे हो सब लोग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि जब ये स्पेशली कंसेप्ट बनाए गए एसेट के लिए, हम लोग कह सकते हैं किसी भी एसेट को हम लोग किस प्राइस पे दिखाते हैं, जिस प्राइस पे हम उसे एक्वायर करते हैं, जिस प्राइस पे हमें उसे प्राप्त करते हैं। अगर मान लो मैंने कंपनी के लिए कोई मशीन खरीदा है, मशीन मैंने खरीदी 10 लाख की, तो उसकी एक्वायरिंग कॉस्ट कितनी है? 10 लाख है। हर साल इस 10 लाख की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट तो वही है, कितनी? 10 लाख। बात समझे? दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अगर किसी एसेट को एक्वायर करने में मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा,
दैट मीन्स अगर सपोज करो कोई मशीन मुझे मिली दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस मशीन की एक्वायरिंग कॉस्ट निल है, हम उसे अपने बुक्स में नहीं शो कर सकते। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि उसकी कोई एक्वायरिंग कॉस्ट है ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का अकाउंटिंग पीरियड हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं कि बैठ के आप चलो ठीक है 5 साल का एक साथ अकाउंटिंग करें ना। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल की एक साथ अकाउंटिंग करोगे ना तो बहुत सारी गलतियां होंगी और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से मिस हो जाएंगी, तो आप सही अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे, आप सही रिजल्ट सही परफॉर्मेंस पता ही नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड हम कितने समय का रखें? 1 साल का। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आप क्वार्टरली कर लो, 3-3 महीने पे अकाउंटिंग कर लो, 3-3 महीने पे पीएल बैलेंस शीट बना लो। लेकिन हाँ, साल खत्म होने पे एक कंसोलिडेट करके तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 साल का हम अकाउंटिंग करते हैं। और इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया था, जैसे आप लोग का ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 3 साल का एक साथ एग्जाम लिया जाता है ना। क्योंकि अगर 3 साल का एक साथ अगर एग्जाम लिया जाएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से मिस हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं एग्जाम में नोट कर पाओगे। दैट मीन्स आपका देखो ईयरली एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, वो इसी वजह से किया जाता है। जिस तरह से आपका एकेडमिक ईयर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता, उसी तरह से अकाउंटिंग पीरियड भी 1 साल से ज़्यादा का नहीं किया गया। नाउ नेक्स्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई एक सिंगल इंसान तो कर नहीं सकता। ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, कम से कम 2 पार्टी। और जब देयर इज अ ट्रांजैक्शन तो वहाँ पे 2 इफेक्ट्स भी आते हैं। एक इफेक्ट को हम डेबिट करेंगे, एक इफेक्ट को हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। दैट मीन्स कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन दो इफेक्ट्स आते हैं, उन दोनों ही इफेक्ट्स को आपको नोट करना है। ठीक है, दोनों ही एस्पेक्ट को हमें नोट करना है, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करना है, वो तो हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रूल से कैसे करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट सेज दैट? एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है ना, इनकम कमा लिए तो रिकॉर्ड कर लो, इनकम कमा लिए रिकॉर्ड कर लिए कर लो, तुरंत रिकॉर्ड करो, वेदर अमाउंट रिसीव और नॉट, क्योंकि मैं पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि इनकम अर्न कर लिए ना, अगर मैंने आज अगर मैं इनकम मैंने अर्न कर ली, मैं आज तुरंत उसे रिकॉर्ड करूँ। सेम चीज एक्सपेंस के साथ भी है। अगर मैंने कोई खर्चा कर दिया तो भले पेमेंट नहीं किया हो, लेकिन मुझे रिकॉर्ड कर लेना है। मैं मजदूरों से काम करा रहा हूँ, मैं उनको हर 10 दिन पे पेमेंट करता हूँ, लेकिन आज अगर काम करा लिया तो मेरा खर्चा हो गया, भले मैंने पेमेंट भले 10 दिन बाद करूंगा। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है। नाउ नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है, मैचिंग कॉस्ट नहीं, मैचिंग कंसेप्ट है। ओके, नाउ मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? देखो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अब ऐसा नहीं कि एक्सपेंस और इनकम मैच करेंगे, एक्सपेंस इनकम मैच करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपका जो इनकम है और एक्सपेंस, आपको पता है आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करना होगा, है ना। कितना पैसा आया, कितना आपने रेवेन्यू कमाया, कितना आपसे खर्च हुआ, दोनों का डिफरेंस आएगा, तब जाके आप प्रॉफिट निकालोगे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो पीरियड होना चाहिए, द पीरियड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी सेम। तो एक्सपेंस अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च का अगर रेवेन्यू एक्सपेंस देख रहा हूँ तो जनवरी फरवरी मार्च के ही रेवेन्यू से कंपेयर करूँ, यानी जनवरी फरवरी मार्च 2020 है तो जनवरी फरवरी मार्च 2020 के ही रेवेन्यू से उसे कंपेयर करना है, तभी सही प्रॉफिट निकलेगा। अब तुम क्या कर रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च का एक्सपेंस देख रहे हो और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हो, तो सही प्रॉफिट पता चलेगी क्या? नहीं। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ रेवेन्यू, द पीरियड ऑफ एक्सपेंस शुड बी सेम। ओके, नाउ व्हाट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट? रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? भाई देखो, रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है, आपने जैसे आपने क्या किया, गुड्स का ट्रांसफर किया। जैसे आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बात करो कि भाई एक सेल कब कंप्लीट होती है? व्हेन अ सेल एज्यूम्ड कंप्लीटेड। कब हम एज्यूम कर लेते हैं, कब हम मान लेते हैं कि सेल कंप्लीट हो गई? व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर, जब हम ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया। अगर मैंने कोई सामान तुम्हारे हाथ में दे दिया तो यानी कि मैं तुम्हें उसका क्या कर रहा हूँ, ओनरशिप तुम्हें दे रहा हूँ, तो सेल मेरी कंप्लीट हो गई, मैं तुरंत उसे रिकॉर्ड करूंगा, यानी मैंने इनकम रियलाइज कर ली। बस क्या नहीं हुआ, पैसा आया नहीं है, पैसा आना इज डिफरेंट थिंग।
तो वही जैसे कि हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं, वही चीज़ काफ़ी हद तक क्या कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहता है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट में यही है कि जैसे भी कोई चीज़ आपको रियलाइज हो जाती है, आप उसे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। ओके, जो मॉडर्न हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या फ़र्क है, जो मॉडर्न रूल एंड रेगुलेशंस है, जो एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। और जो ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, दीज आर कंसेप्ट इज मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो चल रही है, जो एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो। और अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब क्या होता है, द ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल यू कैन से, द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, और ये हमें रेगुलर नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो आज हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी करने वाले हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन? अकाउंटिंग कन्वेंशन क्लियर हो गया, ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देयर आर 4 कन्वेंशंस: डिस्क्लोजर कन्वेंशन, मटेरियलिटी कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन एंड कंजर्वेटिज्म। नाउ एट फर्स्ट वी हैव टू लुक अबाउट, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट या डिस्क्लोजर कन्वेंशन भी कह सकते हो, कंसेप्ट भी बोल सकते हो, है तो कंसेप्ट ही बट ट्रेडिशनल इसलिए कन्वेंशन बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं थियरी में क्या लिखा है। तो डिस्क्लोजर का मतलब, तो डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है कि भाई हमें क्या करना है, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दिस कन्वेंशन सेज दैट we should to disclose each and every information by which one can get a clear view of state of affairs of the business। तो देखिए बहुत सिंपल सी लाइन बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, ये कन्वेंशन ये कहता है हमें वो हर एक इंफॉर्मेशन दिखानी होगी। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जब बनाते हो तो उसमें हमें हर एक इंफॉर्मेशन को शो करना पड़ेगा, जिसके जरिए कोई भी बंदा हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी के बिजनेस को समझ सके, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके। तो हमें हर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी के ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ है, या सपोज करो कंपनी का कोई केस चल रहा है, मान लो कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम किया है 10 लाख का और वो केस चल रहा है अभी कोर्ट में। अगर हम केस अगर जीत गए तो हमें 1 रुपया नहीं देना है, लेकिन अगर वो हम केस हार गए तो हमें 10 लाख रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो केस चल रहा है तो अभी डिसाइड तो है नहीं कि देना है कि नहीं देना है, लेकिन फिर भी इस चीज को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा अगर हमारी कंपनी के बारे में जान रहा है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के खिलाफ एक केस भी चल रहा है, और अगर कंपनी हार गई तो उसे 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है ना। और इस तरह की लायबिलिटीज को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अगर तुम लोगों ने अगर सुना होगा, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। दैट मीन संभाव्य, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अगर हम केस जीत गए तो हमें 1 रुपया नहीं देना है, अगर केस हार गए तभी तो देना है। और आज अगर 31 मार्च है, आज क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं, तो अभी तो वो केस चल रहा है ना, अभी फाइनलाइज तो हुआ नहीं है। तो इसलिए आज के समय में मुझे उसे शो करना है, लेकिन ना तो मैं उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर सकता हूँ, ना तो बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ एज अ लायबिलिटी। मैं उसे बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुटनोट, जैसे फुटनोट लिखा जाता है ना, फुटनोट की तरह मैं इस बात को लिखूंगा। तो इस बात को लिखना दैट मीन्स डिस्क्लोजर करना, और डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। अब इसी का अपोजिट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट देखो क्या कहता है, मटेरियलिटी मतलब इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे मटेरियलिटी का मतलब किससे, इम्पोर्टेंस है। कहता है दिस कन्वेंशन सेज दैट वी शुड टू डिस्क्लोज ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच इज इम्पोर्टेंट टू द यूजर्स। आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर का मतलब होता है कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट, जस्ट लाइक डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर्स। ओके, जब हमारी कंपनी की रिपोर्ट आती है तो हम सबसे पहले इन्हें देते हैं, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई इनको चाहिए। फिर एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, जैसे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर, लेंडर। उन सबको भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे अकाउंट की, हमारी कंपनी के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उन्हें भी चाहिए। तो यहाँ मटेरियलिटी कन्वेंशन ये कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें विच इज इम्पोर्टेंट टू द यूजर्स। नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझते हैं। जैसे अब हमें क्या करना है, हमें अगर अपने डेटर है, डेटर मतलब होते हैं बहुत, जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर है जिनको हमने उधार माल बेचा है, अभी पैसा नहीं आया। तो मान लो इस तरह के करीबन 20 डेटर हैं जिनका टोटल अमाउंट मिला के करीबन 25 लाख रुपए पेंडिंग है, जो उन्होंने दिया नहीं है।
तो मुझे उन 2500 के नाम हम नहीं मेंशन करना अपने रिपोर्ट में, बस इतना बता देना टोटल डेटर 25 लाख के हैं। दिस इज द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे यूजर्स को। हमारे यूजर ये नहीं देखना चाहते कि कौन कौन पार्टी है। ओके, तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना, तो हम बस डेटर में टोटल अमाउंट ऑफ डेटर दिखाते हैं। हम डेटर कौन कौन है, किसका कितना अमाउंट है, वो सब हम स्टेटमेंट भी वो भी बनाते हैं एज अ डिस्क्लोजर कंसेप्ट, लेकिन उसको हम अलग बनाते हैं, उसका स्टेटमेंट्स अलग बनता है ऑन एक्सेल। बैलेंस शीट में सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में मटेरियलिटी कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, जबकि अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्लोजर कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसा कि हर चीज का स्टेटमेंट बनता है किस पे, एक्सेल पे। एक्सेल पे हम डिटेल्ड व्यू दिखाते हैं। ठीक है, वो क्यों दिखाते हैं डिटेल्ड व्यू? ड्यू टू डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो अगर हम अकाउंटेंट है तो हमें मटेरियलिटी कंसेप्ट भी फॉलो करना है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी फॉलो करना है। नोट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब तो भाई क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिरता। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, दिस कन्वेंशन सेज दैट द मेथड एंड द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग शुड बी सेम इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही है, अदरवाइज रिपोर्ट्स कैन नॉट बी कंपेरेबल। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग करने का जो मेथड एंड फॉर्मूला होता है, जो हम लोग भी फॉलो करेंगे, वो हर साल सेम होता है। अब ये नहीं कि मेथड एंड फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हर साल, अदरवाइज हम रिपोर्ट्स कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं इसको। मेथड्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड है। एक होता है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड, और भी कई मेथड है, लेकिन फिलहाल हम दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। अगर हमने इस साल अकाउंटिंग में क्या एसएलएम मेथड फॉलो किया, तो अगले साल भी हमें एसएलएम ही यूज करना है। ये नहीं कि हम डब्ल्यूडीवी पे स्विच कर जाएंगे, नहीं। जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसी को हमें आगे कंटिन्यू रखना है, उसे हम मेथड को हम चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर सपोज इस साल हम एसएलएम मेथड से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, अगले साल हमने डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो क्या नहीं कर सकते हो? अगले साल की रिपोर्ट को इस साल की रिपोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर साल हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग का जो फॉर्मूला जो मेथड वो क्या रखें, सेम रखें। इसी तरीके से आगे आप पढ़ोगे। सर ये एसएलएम क्या होता है? अच्छा, एसएलएम दैट मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए इसको समझ लेते हैं फटाक से छोटे से तरीके से। डेप्रिसिएशन ये सबको पता है, अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी है ना, तो हर साल क्या होगी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कम हो रही है कितने परसेंट की रेट से, 20% की रेट से, यानी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% के रेट से। तो अगर हम चेक करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर अगर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एसएलएम, तो पहले साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी पता है? पहले साल डेप्रिसिएशन होगी 1 लाख पे सीधे 20% लगेगा, 20,000। सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 20,000। थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 20,000। तो ये होता है एसएलएम मेथड। हर साल स्ट्रेट लाइन, हर साल डेप्रिसिएशन सेम है। ओके, तो 3 साल में कितनी वैल्यू कम हो गई, 60,000, यानी मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 40,000। लेकिन वहीं अगर डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करेंगे, एसएलएम में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन 20% किस पे लग रहा है, इस ओरिजिनल कॉस्ट पे, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे 20%। 1 लाख पे हमें हर साल 20%, 20,000, 20,000, 20,000। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू घटता हुआ जाएगा। पहले साल 20,000 रुपये ही होगा, 1 लाख पे 20%। अगले साल 1 लाख पे 20% नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 रुपये कम हो चुके हैं, 80,000 पे 20% लगेगा। दैट मीन्स कितना, 16,000। फिर अगले साल क्या होगा, 80,000 में से भी 16,000 रुपये घटा दो। बात समझे कि नहीं समझे? 74,000, 74 पे हो जाएगा 15,000, सॉरी 14,800 होगा ना शायद। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये डब्ल्यूडी मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन किस पे कट रहा है, घटते हुए मूल्य पे कट रहा है। समझ गए सब लोग?
गलत है मेरा, यहाँ पे 12, 20,000 गया 80, 80 में से 16 गया 70, 64, हाँ ये 12 हो गए, ठीक है ना, 12,800, सॉरी अब सही। तो ये सब लोग को समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो ये हो गया WTO मेथड। अब अगर सपोज करो मैं SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे को हर साल क्या करना है, SLM मेथड ही फॉलो करना है। वी कैन नॉट स्विच दिस टू दिस। अब ये नहीं कि इस साल हम SLM चलाएंगे, अगले साल हम WDV चला देंगे, अगले साल फिर हम SLM, ना ना ना। अगर तुमने एक मेथड पकड़ा है तो हर साल उसी मेथड को फॉलो करो। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, जैसे मिस्टर रवि है, ठीक है ना, मिस्टर रवि है, वो क्या करता है, वो अपना इंटर करता है किससे, मैथ से, ठीक है ना, मैथ से उसने इंटर किया, ओके, साइंस साइड लिया, मैथ्स लिया। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किससे किया, ग्रेजुएशन उसने कर लिया कॉमर्स से, ओके, ग्रेजुएशन उसने कॉमर्स से कर लिया, गुड। इसके बाद उसने क्या किया, ग्रेजुएशन करने के बाद, ओके, इसके बाद सपोज करो उसने PG जो किया वो आर्ट से कर लिया। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, इंटर मैथ से कर रहे हो, कॉमर्स से फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो दीज आर द मेथड्स आपने चेंज कर लिया, फिर यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ। लेकिन हर साल अगर क्या है, अगर सपोज करो आपने इंटर में भी कॉमर्स था, फिर इसके बाद आपने BCom किया, फिर इसके बाद MCom किया, तो बिल्कुल, तो आपकी कंसिस्टेंसी है, वहाँ कंसिस्टेंसी दिखती है आपकी। बात समझे? फिर हम क्या कर सकते, इजीली आपका रिजल्ट को कंपेयर कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेथड चेंज किया देन आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है समीक्षा? यस सर। चलिए ठीक है, तो यानी बात सबको समझ में आ गई भाई। अगर मैं अपने रिजल्ट को आपके रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कॉमर्स है, आपका साइंस है, तो वी कैन नॉट कंपेयर, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या हो, कंपैरिजन करने के लिए भी जरूरी है कि हम लोग क्या हो, सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, और हम लोग एक ही मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर तुम अलग मेथड से अकाउंटिंग करते हो, मैं अलग मेथड से अकाउंटिंग करते, तो फिर हम लोग अपने रिपोर्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लास्ट जो हमारा कन्वेंशन है वो है कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंसेप्ट सेज दैट, दिस कंसेप्ट सेज दैट वी रिकॉग्नाइज लॉसेस एंड एंटिसिपेट नो गेन्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये कहता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉग्नाइज करने वाले हैं लॉसेस को एंड एंटिसिपेट करेंगे नो गेन्स। दैट मीन्स हम लोग फ्यूचर लॉस को आज शो कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे इस लाइन से समझ सकते हैं, ओके। वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉस टुडे। आज हम भविष्य में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट। बात समझे कि नहीं समझे? वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉस टुडे बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट टुडे। बात समझे कि नहीं समझे? भविष्य में होने वाले लॉस को तो आज दिखा सकते हो तुम, लेकिन भविष्य में होने वाले फायदे को आज तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बड़ा अजीब सी बात है। यानी अकाउंटिंग कहता है हम अपने आप को लॉसेज में शो कर सकते हैं, बट हम प्रॉफिट को, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को, भावी प्रॉफिट को हम आज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं दिखा सकते। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आज 31 मार्च है, 31 मार्च क्लोजिंग है 2021। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक का मैं तुम्हें थोड़ा सा ना व्यू दिखाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हारे पास आज क्लोजिंग स्टॉक कहते किसे हैं ये भी समझा दे रहा हूँ। जो स्टॉक 31 मार्च को बिकने से रह जाता है, मेरी दुकान में जो भी स्टॉक 31 मार्च का पड़ा हुआ है, जो बिका नहीं है या बिकने से रह गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है।
और यही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को अगले दिन क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को उसकी मार्केट वैल्यू सपोज करो 1,20,000 रुपए है, लेकिन यही इसकी अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें कितने में हमने खरीदा था, ठीक है ना, तो वो मैं जब चेक कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए। अब बताओ, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाऊं? मार्केट वैल्यू पे दिखाऊं कि कॉस्ट प्राइस पे दिखाऊं? जो मेरे पास स्टॉक रखा है ना, उसकी लागत क्या है? 1,00,000 रुपए। मार्केट में बेचूंगा तो कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपए। तो बताओ कितना प्राइस दिखाऊं क्लोजिंग स्टॉक, क्या वैल्यू दिखाऊं? जल्दी बताओ। मार्केट वैल्यू सर रहेगा। और कोई बताए? मार्केट वैल्यू सर कॉस्ट होना चाहिए आई थिंक, बिकॉज मार्केट वैल्यू तो कभी भी ऊपर नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, इसी का मैं दूसरा केस आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ आप ही लोग आंसर बताओ। यही मान लो उल्टा होता है, मार्केट वैल्यू होती है 1,00,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस खरीद के रखा है मैंने 1,20,000 का। अब बताओ कितने पे दिखाऊंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक? बताओ अब क्या दिखाऊं इस केस में? बताइए मंतोष, क्या प्राइस हम दिखाएंगे? मार्केट वैल्यू ही रहेगा। अब चलिए देखिए, अब इसको जरा समझिएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। मैंने अभी भी क्या लिखा ऊपर? वी कैन रिकॉर्ड फ्यूचर लॉस टुडे बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट टुडे। अगर मैंने मार्केट वैल्यू 1,20,000 रुपए आज दिखा दी, हालांकि मैंने उसे खरीदा था 1,00,000 में, मेरे पास 1,00,000 का स्टॉक है, लेकिन हाँ इसका बेचूंगा तो 1,20,000 मिलेगा। और अगर मैं 1,20,000 रुपए आज अगर शो करता हूँ तो इसका मतलब मैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट तो ऐसे ही शो कर दे रहा हूँ। मुझे पता है भविष्य में बेचूंगा तो इतना मुझे 20,000 का नफा होगा, लेकिन अगर मैं 1,20,000 रुपए आज अगर शो कर देता हूँ ना, तो दैट मीन्स हमने आज ही भविष्य में होने वाली प्रॉफिट को शो किया, जो कि कर नहीं सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वी कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट टुडे, यानी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 1,00,000 रुपए। हम क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाएंगे? 1,00,000 में दिखाएंगे। अब नीचे वाले केस पे जा देखिए, मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,00,000। 20,000। मैंने खरीदा कितने में था? 1,20,000 में। मैं खरीद के रखा हूँ 1,20,000 में, और अगर मार्केट में बेचूंगा तो 1,00,000 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, किस प्राइस पे दिखाऊं? मार्केट वैल्यू पे कि कॉस्ट प्राइस पे दिखाऊं? अगर मैंने 1,00,000 रुपए पे आज ही दिखा दिया, हालांकि यहाँ पे भी आंसर कितना है? 1,00,000 ही दिखाना है। खरीद के रखा 1,20,000 का, लेकिन आपको पता है बेचूंगा तो 1,00,000 मिलेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 20,000 का नुकसान, तो मैंने बोला ना वी कैन रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्यूचर लॉस टुडे। मुझे पता है बेचूंगा तो मेरे को 20,000 का नुकसान होगा, लेकिन अभी बेचा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आज ही 1,00,000 दिखा दे रहा हूँ, मैं आज ही उस 20,000 लॉस को आज ही शो कर दूँ। बाकी आप लोग के लिए आसान तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी हो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट वैल्यू, तो सिंपल से आप इनमें से बस इतना कंपेयर कर देना, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो। इन दोनों में कौन कम था? 1,00,000। तो हम कितने में दिखाएं? 1,00,000। इस केस में भी दोनों में कौन कम था? 1,00,000। तो कितने में दिखाएं? 1,00,000। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जो विच एवर इज लोअर, वो कहाँ से आया? वो यहीं से आया कि वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉस टुडे बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट टुडे। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बाकी कंजर्वेटिज्म नहीं होता है, वो लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? छोटी सोच। ये लोग बड़े कंजर्वेटिव माइंड के हैं, छोटी सोच के लोग हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी ना हम लोग ने एक छोटी सोच बना रखी है कि हम भविष्य में होने वाले लॉस को तो दिखाएंगे, लेकिन भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे। सवाल उठता सर ऐसा कंसेप्ट है ही क्यों? सर ऐसा कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि पुराने जो अकाउंटेंट है, जो सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, उन लोगों ने इस रूल्स को फॉलो किया। ये हमारा एक परंपरा बन गया है, चूंकि पुराने अकाउंटेंट ने कहा है तो आज भी हम ये चीज कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। पुराने कंसेप्ट्स हैं जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम इसी तरह फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
लिखा भी था कन्वेंशन डिनोट्स कस्टमर ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज विच गाइड द अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जो आपको प्रॉब्लम आती है तो अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करते हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोगों को समझ में आ गया। अब लोग हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ना ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखो है क्या। अकाउंटिंग हैज फॉर्म ऑफ ब्रांचेस एज अंडर, जैसे अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं, एक होता है क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में यहाँ पे देखो कई ब्रांचेस बना दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग को पढ़ना है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है, हम लोग का यही टॉपिक है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना। नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? ध्यान रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जैक्टली फैक्ट्रीज जहाँ कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी होती है वो सभी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? जो हम मैनेजमेंट के लिए करते हैं। मैनेजमेंट कहता है हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें ये चीज निकाल के दो, ये चीज कैलकुलेट करके दो, तो मैनेजमेंट के लिए ही किया ही जाता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट हम सिर्फ मैनेजमेंट को शो करते हैं, बाहरी